सवाल ये नहीं था क्या आप उसके बिना रह पाएंगे, और क्या आस्था आपके बिना रह पाएगी। वो आपसे बहुत जुड़ चुकी है कुंवर साहब, उसे दूर मत कीजिए, वो पहले ही बहुत टूट चुकी है। आपसे दूरी उसके बर्दाश्त के बाहर होगी। एकांश ने ठंडी आह भरते हुए कहा, फिर भी ये जरूरी है। जहाँ तक इस दूरी की बात है तो वो इसे बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई उसके कुंवर जी को कुछ कहे, ये उससे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके रुद्रदा और स्वप्न भाईसा के साथ उसके रिश्ते पर कोई उंगली उठाए या उसके परिवार की इज्जत पर सवाल उठे, ये वो कभी सहन नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। ये जानकर तो वो जीते जी मर जाएगी। वरद ने उसे गौर से देखा और पूछा, बहुत प्यार करते हैं ना उससे। एकांश ने धीमी आवाज में कहा, बहुत, इतना कि शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। पता ही नहीं चला कि कब वो हमारी जिम्मेदारी से हमारी जिंदगी बन गई। एकांश की आंखों की नमी वरद की नजरों से छिप नहीं सकी। वरद ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बहुत खुशकिस्मत है कुंवर साहब जो उसे आप जैसा हमसफर मिला। एकांश के होठों पर एक फीकी मुस्कान आई। किस्मत वाले तो हम भी हैं कि हमारी हमसफर आस्था है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरा चमक रहा था। वरद ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं उसके साथ लंदन जाने के लिए राजी हूँ। काफी देर तक आगे की योजना बनाने के बाद दोनों सोने चले गए। अगले दिन वे सभी महल लौट आए। एकांश आस्था के जाने की तैयारियों में जुट गया और आस्था अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। रुद्र और स्वप्न की भी अंतिम परीक्षाएं थीं, इसलिए वे भी लगातार पढ़ने में लगे हुए थे। रेवा ने कई बार एकांश से बात करने की कोशिश की, लेकिन एकांश ने उसे मिलने से साफ मना कर दिया। ये बात रेवा को भीतर तक चुभ रही थी और आस्था के प्रति उसकी नफरत और गहरी होती जा रही थी। इन सब बातों से बेखबर आस्था बस अपनी पढ़ाई और कुंवर जी के ख्यालों में खोई रहती थी। एकांश के लिए उसके दिल में मोहब्बत के फूल खिल रहे थे। उसके साथ वक्त बिताने के बहाने वो जानबूझकर पढ़ाई की उलझने लेकर उसके पास जाती। एकांश की एक झलक ही उसके बदन में सिहरन पैदा कर देती थी। उसे निहारना अब आस्था का पसंदीदा काम बन चुका था। एकांश ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाते हुए कहा, आस्था, आस्था, ध्यान कहाँ है आपका। आस्था ने तपाक से कहा, आपके पास। एकांश ने उसे घूर कर देखा। आस्था ने अपनी बात संभालते हुए और सिर को सहलाते हुए कहा, मेरा मतलब है आप जो सिखा रहे हैं उस पर। एकांश ने गंभीरता से पूछा, अच्छा तो बताइए हमने क्या सिखाया। आस्था ने अपनी किताबें बंद करते हुए कहा, कुंवर जी हमें पढ़ाई नहीं करनी। एकांश ने फिक्र से पूछा, क्यों, आप ठीक तो हैं। आस्था ने उदासी से उसे पुकारा, कुंवर जी। एकांश ने उसे अपनी ओर आने का इशारा किया और आस्था बिना वक्त गवाए उसकी बाहों में सिमट गई। एकांश ने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ। आस्था ने उससे और लिपटते हुए कहा, पता नहीं। एकांश की करीबी उसे न सिर्फ सुरक्षित महसूस करवाती थी, बल्कि अब उसके मन में एक अजीब सी हलचल भी होने लगी थी। ये एहसास क्या था वो समझ नहीं पा रही थी, पर वो इसे महसूस करना चाहती थी। एकांश ने प्यार से पुकारा, आस्था। आस्था ने धीमी आवाज में कहा, एकांश ने फिर पूछा, बताइए ना क्या हुआ है। आस्था ने मासूमियत से कहा, पता नहीं कुंवर जी, हमें बस आप चाहिए, बस आप। एकांश समझ नहीं पाया कि वह क्या जवाब दे। वह बस खामोशी से उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। आस्था ने उत्साह में कहा, कुंवर जी हमारी परीक्षा अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें घूमने जाना है और हम वहाँ क्रिकेट भी खेलेंगे। इस बार आप हमारी टीम में होंगे। एकांश ने बस इतना ही कहा, ठीक है। उसका वश चलता तो वह वक्त को वहीं रोक देता, क्योंकि हर गुजरता पल आस्था के बिछड़ने के दिन को करीब ला रहा था। आस्था ने उसे ख्यालों में खोया देख टोका, कुंवर जी। एकांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आस्था आप कब तक ऐसे रहेंगी। अब यह रंग छोड़ दीजिए और अपने असली रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाइए। आस्था ने झिझकते हुए कहा, डर लगता है कुंवर जी, हिम्मत नहीं होती। एकांश ने उसे समझाते हुए कहा, अगर आप इस तरह डरेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी। हमें आपको बहुत सफल होते देखना है। हम आपको उस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं जहां हम दुनिया से गर्व के साथ कह सकें कि हम आस्था के हमसफर हैं। आस्था ने कहना चाहा, लेकिन कुंवर जी। एकांश ने उसे बीच में ही रोक दिया, नहीं आस्था, हमेशा आप हमसे वादा मांगती हैं, पर आज हम आपसे एक वादा चाहते हैं। आप कभी नहीं डरेंगी और हर स्थिति का हिम्मत से सामना करके अपनी पहचान बनाएंगी। हमसे वादा कीजिए कि आप वह हर काम करेंगी जो आप करना चाहती हैं। आस्था ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है कुंवर जी, मैं वादा करती हूँ, लेकिन आप भी वादा कीजिए कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। एकांश खामोश रहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। एकांश की नजदीकी आस्था के जज्बातों को महका रही थी। एकांश समझदार था और अपनी भावनाओं पर काबू रखना जानता था, पर आस्था का हाल अलग था। उसे न तो इन भावनाओं की पूरी समझ थी और न ही अपने जज्बातों पर कोई नियंत्रण। आस्था ने अपनी आंखें मूंद ली और एकांश के करीब बढ़ने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे। अपनी नासमझी में वह एकांश के होठों के और करीब आ गई। एकांश को यह महसूस हो रहा था, पर आज उसे रोकने का दिल नहीं हुआ। वह बस आस्था की सूरत अपने दिल में बसाना चाहता था। वे दोनों इतने करीब आ चुके थे कि एक दूसरे की सांसें चेहरे पर महसूस हो रही थीं। दिल की धड़कनें तेज थीं। एकांश ने भी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर उठते तूफान को शांत करने की कोशिश की। आस्था जैसे ही उसे चूमने वाली थी, एकांश ने तेजी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। आस्था होश में आई और अपनी हरकत पर शर्मा कर एकांश के सीने में छुप गई। एकांश खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था। आस्था ने लजाते हुए कहा, गुड नाइट कुंवर जी। वह जल्दी से उसकी बाहों से निकली और शर्मा कर अपने कमरे की ओर भाग गई। एकांश उसे जाते हुए देखता रहा। उसने सोफे पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और सोचा, ये बहुत मुश्किल है आस्था, भावनाओं को काबू करना बहुत मुश्किल है। हमें आपकी बहुत जरूरत है, पर इस जरूरत को पूरा करने के लिए इंतजार करना होगा।
और मैं वादा करता हूँ कि जब आप वापस आएंगी तब हम इस पल को जी भरकर जिएंगे। सोचते सोचते वह न जाने कब नींद की आगोश में चला गया। एकांश आस्था को जाते हुए देखता रहा। उसने सोफे पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और सोचा, ये बहुत मुश्किल है आस्था। भावनाओं को काबू करना बहुत मुश्किल है। हमें आपकी बहुत जरूरत है, पर इस जरूरत को पूरा करने के लिए इंतजार करना होगा। और मैं वादा करता हूँ कि जब आप वापस आएंगी तब हम इस पल को जी भरकर जिएंगे। सोचते सोचते वो न जाने कब नींद की आगोश में चला गया। कुछ दिनों में आस्था के लास्ट एग्जाम भी खत्म हो गए। आस्था खुश होते हुए रुद्र के कमरे में आई। वहाँ स्वप्न और रुद्र पढ़ाई कर रहे थे। उसने चहकते हुए कहा, रुद्रदा, टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी। रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, भाभी साहब, आपकी परीक्षाएं खत्म हुई हैं, हमारी नहीं, तो कृपया हमें परेशान मत कीजिए। आस्था ने हंसते हुए जवाब दिया, तभी तो आपको बताने आए हैं, हम तो आजाद हो गए और आप अब तक कैद हैं। वो उसे चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने आगे कहा, वैसे पता है रुद्रदा, कुंवर जी और हमने पिकनिक प्लान की है। अब हम आपको यहीं छोड़कर चले जाएंगे और वहाँ बहुत मजे करेंगे। स्वप्न बेचारा कान में उंगली डालकर उनकी बकबक से बचने की कोशिश कर रहा था। पहले ही उसका कठिन पेपर था और ये दोनों पढ़ाई की जगह मस्ती कर रहे थे। रुद्र ने उसे धमकाते हुए कहा, हमारे जले पर नमक मत छिड़किए छोटी सी भाभी साहब, वरना। आस्था ने पूछा, वरना क्या? रुद्र ने कहा, वरना हम आपको श्राप दे देंगे। देखना, आप पिकनिक पर जाएंगी ही नहीं। अब जाइए हमारे कमरे से, और हाँ, हमारे लिए कॉफी भेज दीजिए। स्वप्न ने भी बीच में कहा, और हमारे लिए चाय। आस्था उसे चिढ़ाते हुए वहां से चली गई और बोली, कुछ भी रुद्रदा, श्राप और ये सब हम नहीं मानते। नीचे आकर आस्था ने हॉल में बैठे परिवार के सदस्यों से पूछा, अच्छा चलिए जल्दी जल्दी बताइए, कौन कॉफी पिएगा और कौन चाय? सबने अपनी अपनी पसंद बता दी। वरद आज एकांश के साथ उससे मिलने आया था। आस्था ने जाकर उसे गले लगा लिया और पूछा, वरद दादा। वरद ने भी प्यार से उसे गले लगाया और कहा, हे पिल्लू, कैसी हो? आस्था की खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वो एकांश के पास गई और बोली, मैं ठीक हूँ दादा। कुंवर जी, हमारी परीक्षा खत्म हो गई है तो हम पिकनिक जा रहे हैं ना? एकांश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। आस्था ने पूछा, दादा मसाला चाय? और कुंवर जी, आपके लिए सामान्य चाय या आप भी मसाला चाय लेंगे? क्योंकि आपकी वो कड़वी कॉफी तो हम देने से रहे। एकांश ने विरोध करते हुए कहा, आस्था, वो सेहत के लिए अच्छी कॉफी है और हमें वही। आस्था ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, वो नहीं मिलेगी। कौन सी चाय, जल्दी बताइए। एकांश ने हार मानते हुए कहा, आस्था। आस्था ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, कुंवर जी, कितनी गंदी और कड़वी होती है वो कॉफी। हम रोज देते हैं ना आपको, लेकिन आज नहीं। एकांश ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सामान्य कॉफी, चाय नहीं। आस्था ने दौड़ते हुए किचन की ओर जाते हुए कहा, ठीक है, आप जल्दी फ्रेश होकर आइए, हम लेकर आते हैं। किचन की ओर देखते हुए अखिलेश जी ने कहा, ये इतनी खुश क्यों है? अनिता जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, अखिलेश चुप कीजिए, हमारी बच्ची को नजर मत लगाइए। अखिलेश जी खामोश हो गए। आखिर पत्नी के सामने उनकी कहाँ चलने वाली थी। वरद ने कहा, उसकी आज परीक्षा खत्म हुई है ना, शायद इसीलिए इतना चहक रही है। थोड़ी देर में एकांश नीचे आ गया। आस्था ने सबको चाय और कॉफी दे दी। दादा साहब जैसे ही मग उठाने वाले थे, आस्था ने उनके हाथ से मग वापस ले लिया और कहा, नहीं नहीं दादा साहब, वो कॉफी मत लीजिए। दादा साहब ने हैरान होकर पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? आस्था ने धीरे से बताया, वो रुद्रदा की कॉफी है, स्पेशल वाली। दादा साहब ने मजाक में कहा, तब तो हम यही लेंगे, आप रुद्र को दूसरा मग दे दीजिए। आस्था ने आंख मिचकाते हुए कहा, ओहो दादा साहब, उसमें हमने चीनी की जगह नमक डाला है। दादा साहब ने तुरंत मग नीचे रख दिया और पूछा, क्या? आस्था ने अपनी बात का बचाव करते हुए कहा, उन्होंने हमें परेशान किया था और रात को हमारी चाय भी खराब की थी, बदला तो बनता है ना। उसकी बात सुनकर सब रुद्र की हालत सोचकर हंसने लगे। वरद ने कहा, बिल्लू, ये बहुत गलत बात है, तुम वो कॉफी रुद्र को नहीं दोगी। आस्था ने मासूमियत से शिकायत की, दादा, दाने हमें परेशान किया और अब भी हमें श्राप दे रहे थे, पता है, उन्होंने हमें कमरे से बाहर भी निकाल दिया। अखिलेश जी ने आस्था का साथ देते हुए कहा, तब तो बदला बनता है आस्था, जाइए यही कॉफी दीजिए। आस्था रुद्र के कमरे में गई। उसने स्वप्न से चहकते हुए और रुद्र से मुंह बनाते हुए कहा, स्वप्न भाई साहब, आपकी चाय और ये आपकी कॉफी। वो फौरन वहां से बाहर निकल गई। रुद्र को आस्था के हाथ की कॉफी बहुत पसंद थी। उसने जैसे ही एक बड़ा घूंट लिया, उसे तुरंत स्वप्न के ऊपर थूक दिया। रुद्र जोर से चीखा, भाभी साहब। वो आस्था के पीछे भागा और आस्था दौड़कर हॉल में आ गई। वहां दोनों के बीच पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई। रुद्र ने कहा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आस्था हंसते हुए इधर उधर भाग रही थी और बोली, पहले पकड़िए तो सही। सब उन्हें देखकर हंस रहे थे। जब दोनों थक कर बैठ गए, तब आस्था ने जूस का गिलास उसकी ओर बढ़ाया और कहा, ये लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। रुद्र ने बिना सोचे जूस पी लिया, पर उसे भी तुरंत थूक दिया। आस्था ने उसे बहुत ही खट्टा जूस दिया था। वो जोर जोर से हंसने लगी। आस्था ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, जैसे को तैसा रुद्रदा। वो फौरन सुनीता जी के पीछे जाकर छिप गई। रुद्र ने गुस्से में वहां से जाते हुए कहा, देख लूंगा आपको। उसके जाते ही सब फिर से हंसने लगे। रेवा काफी देर से वहां खड़ी ये सब देख रही थी। आस्था को परिवार से इतना प्यार मिलते देख वो नफरत से भर गई। रुद्र और आस्था घर में आपस में काफी हंसी ठिठोली कर रहे थे और उन दोनों को खुश देखकर परिवार वाले भी खुश थे। वहीं आस्था को एकांश के परिवार से प्यार मिलते देख रेवा काफी नफरत से भर गई। वो मन ही मन आस्था को कोस रही थी और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वो काफी देर से वहां खड़ी ये सब देख रही थी। इधर एकांश का चेहरा भी आज खिल उठा था। एकांश ने मुस्कुराते हुए अपनी फाइल एक तरफ रख दी और आस्था की बातों पर गौर करने लगा। कुंवर जी, हम घूमने कब जाने वाले हैं? आस्था ने एकांश की पसंदीदा कॉफी मग टेबल पर रखते हुए पूछा।
एकांश ने फाइल देखते हुए जवाब दिया। जवाब कहें। उसने मग हाथ में ले लिया, पर आस्था ने फौरन फाइल उसके हाथ से हटा दी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आस्था ने मासूमियत से पूछा, कुंवर जी, आप हमारी एक बात मानेंगे? एकांश ने प्यार से उसकी नाक खींची और बोला, बोलिए। आस्था ने हमेशा की तरह अपना मुंह बनाया। कुंवर जी। उसे ऐसे चिढ़ते देख एकांश की हंसी छूट गई। आस्था ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, अब 2 बातें माननी होंगी। उसका चेहरा इतना मासूम लग रहा था कि एकांश बस उसे निहारता रह गया। आस्था ने उसे याद दिलाया, मानेंगे ना? एकांश ने उसके चेहरे पर आ रही बालों की लट को धीरे से पीछे किया और उसके कान के पास झुक कर कहा, कहिए ना आस्था। उसकी आवाज में एक अलग ही गहराई थी जिससे आस्था सिहर उठी। आस्था ने शर्माकर नजरें झुका ली और होठों का पाउट बनाते हुए बोली, वो हम भूल गए। एकांश ने अपने हाथों से उसका चेहरा धीरे से ऊपर उठाया और उसकी नजरों में देखते हुए कहा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि रात को कॉफी ना पिए, लेकिन आपका नाक खींचना हम बंद नहीं करने वाले। आस्था की आंखों में चमक आ गई। हाँ, यही तो कहना था हमें। एकांश ने फिर से उसकी नाक हल्के से खींची। आस्था की रुद्र के साथ मस्ती और फिर ये क्यूट अंदाज। एकांश के लिए अपने जज्बातों को काबू करना वाकई मुश्किल होता जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ये बहुत कठिन है। आस्था ने मासूमियत से पूछा, क्या कुंवर जी, हम मदद करें? वो उसके और करीब आकर फाइल में झांकने लगी। उसे लगा कि शायद फाइल में कोई कठिन बात लिखी है, पर उसे क्या पता था कि एकांश के लिए उससे दूरी बनाना ही सबसे कठिन काम हो गया है। एकांश ने झट से फाइल बंद की और थोड़ा दूर हटते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। आस्था ने झिझकते हुए पूछा, कुंवर जी, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ, प्लीज? एकांश सन्न रह गया। वो बस उसे खामोशी से देखता रहा। जवाब न मिलने पर आस्था का चेहरा उतर गया। एकांश उसे उदास नहीं देख सकता था। उसने अपनी बाहें फैला दी और कहा, आओ। आस्था तुरंत उससे लिपट गई और बोली, आप बहुत बहुत अच्छे हैं कुंवर जी। एकांश कुछ बोल नहीं पाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आस्था पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आस्था के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे भी अपने कुंवर जी की नजदीकी बहुत सुकून दे रही थी। काफी देर बाद एकांश ने खुद को संभाला और उसे अलग करते हुए कहा, जाइए सो जाइए, बहुत देर हो गई है। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी जल्दी सो जाइए, गुड नाइट। आस्था के जाने के बाद एकांश का मन काम में नहीं लगा। वो भी कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन आस्था ऐश्वर्या और उत्तरा के पास बैठी थी। वो काफी देर से उनसे एक ही सवाल पूछ रही थी। ऐश्वर्या ने तंग आकर कहा, भाभी साहब, हमने आपको कितने सुझाव दिए पर आप सबको मना कर रही हैं। आस्था ने चिंता जताते हुए कहा, दी, कुंवर जी सच में किसी बात को लेकर परेशान है। आपके सुझावों से वो खुश नहीं होंगे। भले ही एकांश ने अपनी परेशानी छुपाने की पूरी कोशिश की थी, पर आस्था ने उसे भाप लिया था। उत्तरा ने धीरे से कहा, आप प्यार से उनसे बात भी करेंगी ना भाभी साहब, तब भी वो बहुत खुश होंगे। आस्था ने चहकते हुए कहा, उत्तरा दीदी, थोड़ा जोर से कहिए ना। उत्तरा ने एक शर्त रखी, ठीक है, लेकिन हमारी कही हर बात आपको बिना सवाल किए माननी होगी, मंजूर है? आस्था ने पूरे विश्वास से कहा, जी मंजूर है, हम कुंवर जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उत्तरा ने सीधे कहा, जाइए और अपना ये काला रंग धोकर आइए। आस्था और ऐश्वर्या दोनों चौंक गईं। आस्था ने घबराते हुए कहा, लेकिन दी, वो। उत्तरा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आपको आपके कुंवर जी पर भरोसा नहीं है भाभी साहब? आस्था ने बिना सोचे जवाब दिया, है। उत्तरा ने आदेश दिया, तो जाइए। आस्था तुरंत बाथरूम की ओर चली गई। ऐश्वर्या ने धीरे से पूछा, उत्तरा, क्या करना चाहती हैं आप? उत्तरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस उनकी एक डिनर डेट प्लान कर रही हूँ। उसने फौरन नौकरों को फोन किया और महल के पीछे वाले गार्डन में बड़े झूले के पास सजावट करने का निर्देश दिया। उत्तरा ने वार्डरोब से एक बेहद खूबसूरत गाउन निकाला। उसे देखकर ऐश्वर्या ने कहा, उत्तरा, ये ड्रेस। उत्तरा ने हंसते हुए कहा, रुको ऐशु, मुझे पता है वो छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, इसीलिए मैंने ये गाउन चुना है, कैसा है? ऐश्वर्या ने तारीफ की, बेहतरीन। तभी आस्था बाथरूम से बाहर आई। उन दोनों की नजरें उस पर ठहर गईं। आस्था की अपनी असली त्वचा उन दोनों से भी कहीं ज्यादा गोरी और दमकती हुई थी। ऐश्वर्या ने उसे अचंभे से देखते हुए पूछा, भाभी साहब, एक सवाल पूछे? आप अपना ये असली रंग इतने सालों से छुपा कैसे लेती थी? मतलब इतना काला कैसे करती थी? बदले में आस्था ने जो जवाब दिया, उसने दोनों को हंसने पर मजबूर कर दिया। ऐश्वर्या और उत्तरा दोनों ही मुस्कुरा उठी। ऐश्वर्या ने आस्था को अचंभे से देखते हुए पूछा, भाभी साहब, एक सवाल पूछे? आप अपना ये असली रंग इतने सालों से छुपा कैसे लेती थी? मतलब इतना काला कैसे करती थी? आस्था ने बताया, वो, हम जड़ी बूटियों से एक खास काला रंग तैयार करते थे। अगर पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो तभी वो रंग उतरता था, वरना नहीं। उत्तरा ने हैरानी से पूछा, और आपको ये जड़ी बूटियां यहाँ कहाँ से मिली? आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, महल के पीछे जो गार्डन है, हमने वही वो पौधा लगाया है। ऐश्वर्या ने चुटकी लेते हुए कहा, इसीलिए आप इतनी देर गार्डन में रहती थी? आस्था ने सहमति में सिर हिलाया। हमें बागवानी का शौक भी था और माँ के साथ रहकर काफी जानकारी भी मिल गई थी, बस इसीलिए कोई समस्या नहीं हुई। उसकी बात सुनकर ऐश्वर्या और उत्तरा मुस्कुरा दी। उत्तरा ने उसे एक सुंदर पोशाक देते हुए कहा, इसे पहनकर आइए। कुछ ही देर में आस्था वो ड्रेस पहनकर बाहर आई। उस लिबास में आस्था किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ऐश्वर्या ने उसे ड्रेसिंग टेबल पर बैठाया और उसका श्रृंगार करने लगी। उसकी मखमली आंखों में गहरा काजल, पलकों पर मस्कारा और होठों पर गुलाबी लिपस्टिक की हल्की सी चमक ने उसका रूप निखार दिया था। उसके घुटनों तक लंबे बालों को संभालना उन दोनों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उत्तरा ने जूड़ा बनाने का इरादा छोड़ दिया और उन्हें कर्ल करके खुला छोड़ दिया। गले में एक नाजुक पेंडेंट और कानों में मैचिंग इयररिंग्स पहनाकर आस्था का लुक पूरा किया गया। एक हाथ में कंगन और उंगलियों में एक साधारण सी अंगूठी
आस्था बिल्कुल किसी राजघराने की राजकुमारी लग रही थी। उसे देखकर ऐश्वर्या और उत्तरा को अपनी खूबसूरती फीकी लगने लगी। ऐश्वर्या को याद आया कि कैसे उसने आस्था के रंग की वजह से उसे बुरा भला कहा था। उसे उस बात का पछतावा तो पहले ही था, पर आज आस्था का असली रूप देखकर उसे खुद पर और भी शर्म महसूस हुई। आस्था ने ऐश्वर्या के चेहरे पर उदासी देखी तो पूछा, क्या हुआ दी? ऐश्वर्या ने उसे गले लगा लिया और रुआंसी होकर बोली, सॉरी, और आप बहुत अच्छी दिख रही हैं भाभी सा। आस्था को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, सॉरी क्यों? ऐश्वर्या ने गर्दन झुकाकर कहा, हमने पहले आपको क्या कुछ नहीं कहा, उसी के लिए। आस्था ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, दी, हम तो वो सब भूल भी गए, अब आप भी भूल जाइए और मुस्कुराइए। उसकी उस मुस्कान ने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। उत्तरा ने उत्साहित होकर कहा, चलिए नीचे जाकर सबको आपका ये नया अवतार दिखाते हैं। जब वे नीचे आए तो लगभग सभी घर पर ही थे, सिवाय एकांश के। सबने आस्था की बहुत तारीफ की। मृणाल जी ने प्यार से उसकी नजर उतारी तो रुद्र और स्वप्न उसके स्वागत में कसीदे पढ़ने लगे। तभी रेवा और कुणाल वहां पहुंचे। वे दोनों भी आस्था को देखकर दंग रह गए। रेवा ने उसे पहचान लिया और चिढ़कर बोली, ये आस्था है ना, आपके घर की कामवाली? ये काली से इतनी गोरी कैसे हो गई? उसकी आवाज में जहर और तिरस्कार साफ झलक रहा था। उत्तरा को उसका लहजा पसंद नहीं आया। उसने सख्ती से कहा, जी नहीं रेवा, आपकी गलतफहमी हमने पहले ही दूर की थी। आस्था हमारे लिए बहुत खास है और अगली बार हम उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेवा का गुस्सा भड़क उठा। वो इतनी खास है उत्तरा कि उसके लिए तुम अपनी ननद से बहस कर रही हो? लेकिन कुणाल का ध्यान कहीं और था। वो हवस भरी नजरों से आस्था को घूर रहा था। स्वप्न ने उसकी नजरों को ताड़ लिया और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उत्तरा ने फिर दोहराया, जी रेवा, वो हमारे लिए बहुत खास है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दोबारा उनकी बेइज्जती न करें। आस्था को ये सब देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, दी, रहने दीजिए। रुद्र ने उसे धीमे से टोकते हुए कहा, चुप रहिए आप, आपको तो कुछ कहना है नहीं, कम से कम दी को बोलने दीजिए। स्वप्न भी जानबूझकर आस्था के सामने इस तरह खड़ा हो गया कि कुणाल उसे न देख पाए। इससे पहले कि बहस और बढ़ती, अनीता जी ने उत्तरा का हाथ पकड़ लिया और कहा, उत्तरा, अब बस भी कीजिए। वे रेवा के जिद्दी स्वभाव से वाकिफ थीं और बात को और नहीं बढ़ाना चाहती थीं। अनीता जी ने बात संभालते हुए कहा, बस रेवा, कुणाल, आइए। तभी एकांश वहां पहुंचा और सबको हॉल में खड़ा देखकर पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? उसने अभी तक आस्था को नहीं देखा था। ऐश्वर्या ने कहना चाहा, भाई साहब वो, पर आस्था ने फौरन उसके सामने आकर बात काटी। कुछ नहीं कुंवर जी। वो नहीं चाहती थी कि एकांश का मूड खराब हो। एकांश जैसे ही आस्था को देखा, उसकी नजरें उस पर जम गई। वो बिना पलक झपकाए उसे देखता रह गया। घर वाले उसकी इस हालत को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। रेवा और कुणाल के सामने इस तरह देखे जाने पर आस्था शर्म से लाल हो गई। उसने नजरें झुका ली और चेहरे पर आई लट को पीछे किया। उसकी इस अदा ने एकांश के दिल की धड़कनें तेज कर दी। रुद्र ने उसे टोकने के लिए जोर से आवाज दी, भाई साहब, भाई साहब। एकांश होश में आया और झेपते हुए अपनी नजरें यहाँ वहां घुमाने लगा। आस्था शर्माकर वहां से भाग गई और बोली, हम अभी आते हैं। एकांश भी वहां से निकलते हुए बोला, और हम भी। आस्था ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और उससे टिककर खड़ी हो गई। एकांश की नजरों ने उसे बेचैन कर दिया था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों से चेहरा छुपाया और अपने भीतर पनपती इन भावनाओं को समझने की कोशिश करने लगी। उधर एकांश की हालत और भी खराब थी। आस्था का वो गोरा निखरा रूप, उसकी नशीली हरी आंखें और वे काजल भरी पलकें एकांश के दिमाग से हट ही नहीं रही थी। उसके होठों के बारे में सोचते ही एकांश का गला सूखने लगा। उसने पानी पिया पर उसकी प्यास नहीं बुझी। वो प्यास पानी की नहीं बल्कि आस्था की थी। उसने खुद से कहा, ये सच में बहुत मुश्किल है आस्था, आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, और अब तो आपको हमसे दूर जाना है। लंदन जाने के ख्याल ने उसे तड़पा दिया। वो चाहता था कि आस्था हर पल उसके पास रहे। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उत्तरा ने फोन पर कहा, भाई साहब, जल्दी तैयार होकर आइए, पीछे गार्डन में भाभी सा डिनर के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। आस्था के साथ अकेले वक्त बिताने के ख्याल ने ही एकांश के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। वो फौरन तैयार होने के लिए चला गया। एकांश के जाने के बाद आस्था ने घबराकर ऐश्वर्या से कहा, दी, हमसे नहीं होगा। एकांश की वो नशीली नजर उसे और भी बेचैन कर रही थी। ऐश्वर्या ने उसे समझाते हुए कहा, उत्तरा ने पहले ही भाई साहब को खबर कर दी है और अब आप मना कर रही हैं। आस्था ने मिन्नत की, हम जैकेट पहन ले प्लीज। ऐश्वर्या ने गहरी सांस छोड़ी और जैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, पहन लीजिए, लेकिन एक बात बताइए, आपको भाई साहब पर भरोसा नहीं है क्या? आस्था ने सिर झुकाकर बेहद नाजुक आवाज में कहा, ऐसा नहीं है दी, हमें हमें शर्म आ रही है। उसकी मासूमियत देख ऐश्वर्या जोर जोर से हंसने लगी। आस्था चिढ़कर बोली, दी, रहने दीजिए, हम नहीं पहनेंगे। वो अपने भीतर की हलचल किसी को समझा नहीं पा रही थी और ऐश्वर्या का हंसना उसे और परेशान कर गया। वो चिढ़कर गार्डन की ओर चली गई। ऐश्वर्या ने उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराकर कहा, आपका पता नहीं भाभी सा, लेकिन हमारे भाई सा की हालत बहुत बुरी होने वाली है। वो हंसते हुए उत्तरा के पास आ गई। बाकी घर वाले हॉल में बैठे रेवा और कुणाल से बातें कर रहे थे। उत्तरा ने धीरे से पूछा, सब ठीक? ऐश्वर्या ने भी फुसफुसाकर जवाब दिया, भाई सा को बता दिया आपने? उत्तरा ने कहा, हाँ बता दिया, इन दोनों को भी अभी आना था, कल आते तो कम से कम चैन से अपनी डिनर डेट तो मनाते। ऐश्वर्या ने मुस्कुराकर कहा, बातों के अलावा वे दोनों कुछ नहीं करेंगे। भाभी सा को अपनी भावनाएं समझ नहीं आती और भाई सा उनकी मासूमियत की वजह से खुद को रोके रखते हैं। तभी रेवा ने उन्हें टोका, आप दोनों क्या बातें कर रही हैं? जरा जोर से कीजिए, हम भी सुन लेंगे। एकांश और आस्था का वहां न होना उसे खटक रहा था। ऐश्वर्या ने उसी के लहजे में जवाब दिया, कुछ नहीं रेवा, तुम्हारे काम की बात नहीं है।
रेवा और चिढ़ गई। तभी कुणाल उठा और बोला, रेवा हम जा रहे हैं, बाय एवरीवन। वो वहां से निकल गया। रेवा ने उत्तरा से कहा, उत्तरा ये ज्वेलरी डिजाइन देखिए और जो पसंद आए वो माँ को बताइए, शादी के लिए तैयार करवाने हैं। घर की सभी महिलाएं डिजाइन देखने में व्यस्त हो गईं। ऐश्वर्या ने रेवा को खड़े होते देख पूछा, आप कहाँ जा रही हैं रेवा? रेवा ने इशारे से वॉशरूम जाने का कहा और वहां से निकल गई। लेकिन रेवा वॉशरूम नहीं बल्कि सीधे एकांश के कमरे की ओर गई। उसने बिना दस्तक दिए दरवाजा खोल दिया। एकांश उसे देख गुस्से में बोल पड़ा, आप यहाँ क्या कर रही हैं रेवा? वो अभी नहाकर निकला था और उसने शर्ट नहीं पहनी थी। रेवा उसके करीब आकर उसे छूने की कोशिश करने लगी और बोली, उफ यू आर लुकिंग हॉट कुंवर सा। वो एकांश की सुडौल देह और उन पर चमकती पानी की बूंदों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। एकांश झट से पीछे हट गया और धमकाते हुए बोला, अपनी हद में रहिए। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी। उधर आस्था बड़ी हिम्मत जुटाकर बाहर तो आ गई थी, पर अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उत्तरा और ऐश्वर्या ने गार्डन में बहुत ही रोमांटिक माहौल बनाया था, जिसे देखकर आस्था एक डरे हुए खरगोश जैसी हो गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वो सिहर उठी। जैसे जैसे आहट नजदीक आई, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। अचानक उसने अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस किए और डर से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आस्था ने उन हाथों को झटक कर पीछे मुड़कर देखा और घबराकर पीछे हट गई। सामने कुणाल खड़ा था, जो उसे बहुत ही गंदी नजरों से घूर रहा था। आस्था ने कड़क आवाज में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो वहां से जाने लगी, पर कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल आस्था ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वो खुद हैरान थी कि उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई। कुणाल का अहंकार चोटिल हो चुका था। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। आस्था उसे ऐसे देख और डर गई और भागने की कोशिश करने लगी। कुणाल ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। आस्था कांपते हुए बोली, छोड़िए हमें। उसे डरता देख कुणाल हंसा और बोला, ऐसे कैसे? अपने थप्पड़ का जवाब तो लेती जाओ। वो आस्था को जबरदस्ती चूमने की कोशिश करने लगा। आस्था उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर कुणाल की ताकत के सामने वो कमजोर पड़ रही थी। आस्था ने किसी तरह अपना घुटना उसके पेट पर दे मारा और मौका मिलते ही वहां से भाग निकली। वहीं कमरे में रेवा अब भी एकांश को उकसाने की कोशिश कर रही थी। उसने एकांश को गले लगाने की कोशिश की और कहा, आपको देखकर हर बार हम अपनी हदें भूल जाते हैं। एकांश ने उसे जोर से दूर धकेला, जिससे वो बिस्तर पर जा गिरी। एकांश ने चिल्लाकर कहा, रेवा अभी के अभी हमारे कमरे से बाहर निकलिए, वरना। रेवा को बहुत गुस्सा आया। वो उठी और बोली, वरना क्या? मत भूलिए कि हम रेवा राजपूत हैं, सीएम की बेटी। हमसे इस तरह का बर्ताव आपको महंगा पड़ सकता है। एकांश ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, गेट आउट। रेवा ने ताना मारते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? ओ अब समझे, जब हम बाहर जाएंगे तभी तो वो लड़की अंदर आएगी। मानना पड़ेगा, उस काली लड़की में ऐसा क्या है जो आप उसके दीवाने हैं? आज उसका गोरा रूप देखकर समझ आया आपकी दीवानगी का राज। कम उम्र की लड़की के साथ रातें। रेवा आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले ही एकांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आप एक महिला है और हमारी मेहमान भी, इसीलिए खामोशी से यहाँ से चली जाइए, वरना एकांश रघुवंशी क्या कर सकता है ये बताने में हमें वक्त नहीं लगेगा। रेवा ने पलट कर कहा, हम बताते हैं ना एकांश रघुवंशी क्या है। दो चेहरे वाला शख्स जो बाहर लड़कियों को हक दिलाने का ढोंग करता है और घर में एक कम उम्र की लड़की के साथ। एकांश गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, वो हमारी पत्नी है, हमारी हमसफर है। हमारे रिश्ते के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो हम आपकी जान ले लेंगे। एकांश गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, वो हमारी पत्नी है, हमारी हमसफर है। हमारे रिश्ते के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो हम आपकी जान ले लेंगे। रेवा ये सुनकर हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसे इस रिश्ते का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने तंज कसते हुए कहा, आपने अपने से 8 साल छोटी लड़की से शादी की है कुंवर साहब। आपको अपनी हवस मिटाने के लिए एक छोटी लड़की से शादी करने की इतनी क्या जल्दी थी? और वो बेशरम लड़की, उसे भी ये सब हरकतें शोभा देती हैं। रेवा बेशर्मी से अपनी बात कहे जा रही थी। एकांश ने गुस्से में उसे दीवार की तरफ धकेला और उसका गला दबाने के लिए बढ़ा हुआ हाथ बीच में ही रोक दिया। उसने गर्जना की, रेवा। रेवा ने बिना डरे उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और मुस्कुराते हुए कहा, उफ, कम से कम इस बहाने आप हमारे करीब तो आए। एकांश उसके इस रवैये से हैरान था और उसकी ओर देखने लगा, लेकिन रेवा की नजरें उसके पीछे थीं, जहां से आस्था उनकी ओर आती हुई दिखाई दे रही थी। एकांश के पीछे हटने से पहले ही रेवा तेजी से उसके गले लग गई। एकांश ने उसे हटाने के लिए उसके कंधों पर हाथ रखे, लेकिन देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। आस्था ने उन्हें देखा और वैसे ही रोते हुए वहां से चली गई। एकांश ने आखिर उसे जोर से धक्का दे दिया और कड़े शब्दों में कहा, हटिए रेवा। रेवा कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन एकांश ने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। रेवा ने मन ही मन कहा और मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। एकांश रघुवंशी, जो चीज हमें पसंद आती है वो सिर्फ हमारी ही होती है, किसी भी कीमत पर। आप भी बहुत जल्द हमारे ही होंगे और हम आप दोनों को अलग करके ही रहेंगे। एकांश के दिमाग में रेवा की बातें गूंज रही थी। वो इतना परेशान था कि ये भी भूल गया कि आस्था उसका इंतजार कर रही है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा हो गया। वो खुद से कहने लगा, हवस, वो ऐसा कैसे कह सकती है? हमने आस्था को कभी उस तरह छुआ तक नहीं। हमारी छुअन से उन्हें कोई गलत एहसास ना हो, इसलिए हम कभी आस्था के ज्यादा करीब नहीं गए। और वो हम पर इल्जाम लगाकर चली गई। उसने हमारी आस्था को न जाने क्या क्या कहा। हम कैसे खामोश रहे? अगर वो लड़की ना होती तो हम उसे जान से मार देते। एकांश ने गुस्से में अपने बाल खींचे। एकांश खुद को कोसते हुए सोचने लगा, सिर्फ हम ही वजह है कि रेवा ने आस्था को इतना कुछ सुनाया। आज रेवा ने हमारे रिश्ते पर उंगली उठाई है, कल कोई और उठाएगा। और सच भी तो है, हमने एक खुद से काफी छोटी लड़की से ही शादी की है। जब ये बात सबको पता चलेगी तब शायद हमसे ज्यादा उंगलियां आस्था पर उठे। हमारा समाज हमेशा
लड़कियों को ही दोष देता है। ऊपर से हमारे स्टेटस का फासला, हमसे तो कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन आस्था को न जाने क्या क्या सुनना पड़े। उसे आस्था के दूर जाने के ख्याल से ही गहरी तकलीफ होने लगी। वो तड़प उठा और बुदबुदाया। लगा था कि कुछ दिन और आपके साथ बिताएंगे, लेकिन शायद आपके जाने का वक्त हो चुका है, उसने दुखी मन से कहा और बाथरूम से बाहर आ गया। सॉरी जान, आपको भेजना हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। आस्था एकांश और रेवा को साथ देखकर बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में आ गई। कुणाल से बचकर वो किसी तरह पिछले दरवाजे से पैलेस में दाखिल हुई और सीधा एकांश के कमरे की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसके कदम वापस मुड़ गए। वो सीधा बाथरूम जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। कुणाल की छुवन उसे बहुत बुरा महसूस करवा रही थी, इसलिए वो जोर जोर से अपने हाथ पैर रगड़ने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू पानी के साथ मिल रहे थे। वो रोते हुए सोचने लगी, बहुत गंदा लग रहा है कुंवर जी, आप हमारे पास आइए ना। उस कुणाल ने हमें छुआ, आप हमारे साथ क्यों नहीं थे? हमें आपसे उसकी शिकायत करनी थी, लेकिन आप रेवा के साथ थे। आपको गले लगाने का हक सिर्फ हमारा है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद उन्होंने ही जबरदस्ती की होगी, वही आपसे चिपकती रहती हैं। आप हैं ही इतने अच्छे। उसने शावर बंद किया और कपड़े बदलकर गीले बालों का जूड़ा बना लिया। वो जल्दी जल्दी एकांश के कमरे की ओर चली गई और मन ही मन कहा, हमें आपको अकेला छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। हम भी बेवकूफ हैं जो आपको उस चुड़ैल के साथ अकेला छोड़ दिया। रुकिए, हम अभी आते हैं आपके पास। आस्था ने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, पर एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो परेशान हो गई और उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं रेवा अंदर तो नहीं है। उसने खुद को समझाया, नहीं, ऐसा कुछ मत सोचिए आस्था, हमें कुंवर जी पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस रेवा पर बिल्कुल नहीं। फिर उसने धीरे से आवाज दी, कुंवर जी। एकांश ने आवाज सुनते ही तुरंत दरवाजा खोल दिया। आस्था की आंखों में आंसू आ गए और वो झट से उससे लिपट गई। एकांश ने भी खामोशी से उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया, क्योंकि उसे भी अभी इसी सहारे की जरूरत थी। आस्था ने सिसकते हुए पूछा, आप क्यों नहीं आए? एकांश बस खामोशी से उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि दोबारा ये मौका कब मिले। आस्था उससे थोड़ा दूर हुई और फिर से पूछा, बताइए ना, क्यों नहीं आए? लेकिन अगले ही पल एकांश ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और आस्था भी शांत होकर खड़ी रही। एकांश अब कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। सिर्फ आस्था के गले लगने से ही उसके अंदर की सारी नकारात्मकता खत्म हो गई। उसने आंखें बंद कर अपना सिर आस्था के सिर से टिकाया और धीरे से उसके माथे पर प्यार किया। एकांश की इस हरकत से आस्था शर्म से गुलाबी हो गई और उसके चेहरे पर रौनक आ गई। वो रेवा की बात भूल गई और कुणाल की गंदी छुवन की जगह एकांश के प्यार भरे स्पर्श ने ले ली। एकांश उसे निहार रहा था और उसे इस तरह शर्माता देख वो बहुत खुश हुआ। उसने अपना हाथ आस्था के बालों पर फेरा तो उसे बालों का गीलापन महसूस हुआ। उसने फिक्र जताते हुए आस्था के बालों की पिन निकाल दी और उसके लंबे बाल नीचे की ओर लहराने लगे। एकांश ने फिक्र से पूछा और उसका हाथ थामकर ड्रेसिंग टेबल की ओर ले गया। आपके बाल गीले क्यों हैं? उसने अलमारी से तौलिया निकाला और उसके बाल सुखाने लगा। आस्था ने आईने में उसे देखते हुए कहा, आप आए क्यों नहीं? एकांश के हाथ रुक गए। उसे याद आया कि आज उन्हें साथ में डिनर करना था। उसने बस इतना ही कहा। वो आस्था की आंखें कुणाल के ख्याल से भर आईं और उसने कहा, हम आपका इंतजार कर रहे थे कुंवर जी, आपको पता है वहां क्या हुआ? एकांश इस बात से अनजान था। उसे लगा कि शायद उसके न आने की वजह से आस्था रो रही है। उसने खामोशी से आस्था को गले लगा लिया और कहा, सॉरी बच्चा, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे सच कैसे बताए। तभी आस्था अपने दिल की बात कहने ही वाली थी, लेकिन एकांश ने उसे बीच में ही रोक दिया। आस्था अपने दिल की बात कहने ही वाली थी, कुंवर जी, आई लव। लेकिन एकांश ने उसे बीच में ही रोक दिया। रेवा की बातें फिर से उसके दिमाग पर हावी होने लगी थी। उसने आस्था को फिर से अपनी बाहों में जकड़ लिया और कहा, आस्था सॉरी, हम नहीं आए। आप जो सजा देंगी वो मंजूर है, लेकिन अभी प्लीज कुछ मत कहिए। एकांश ने बुझे हुए दिल से उसे जाने को कहा। आप जाकर सो जाइए आस्था, बहुत देर हो चुकी है। और हाँ, बाल अच्छे से सुखा लीजिएगा। वो फिलहाल अकेला रहना चाहता था। आस्था ने कुछ कहना चाहा, लेकिन एकांश ने उसकी आंखों में देखते हुए फिर से कहा, प्लीज। वह आस्था को सिर्फ अपने लिए बेइंतहा फिक्र दिखाई दे रही थी। आस्था ने उदासी से मुड़ते हुए कहा, गुड नाइट। एकांश ने उसे दोबारा पुकारा, आस्था। उसने उसकी ओर चेहरा घुमाया और उसके माथे को चूमा, फिर प्यार से कहा, आराम से सो जाइए, गुड नाइट। एकांश के इन प्यार भरे शब्दों ने आस्था को फिर से शर्म से लाल कर दिया। वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और एकांश भी नींद की आगोश में समा गया। एकांश सुबह जल्दी ही पैलेस से बाहर चला गया। वो ना तो किसी से मिला और ना ही उसने किसी से बात की। वो सीधा अपने निजी विमान से मुंबई पहुंचा और वरद से मिलने उसके घर जा पहुंचा। वरद सुबह सुबह उसे अपने फ्लैट पर देखकर हैरान रह गया और उसने पूछा, कुंवर सा, आप यहाँ? एकांश ने अंदर कदम रखते हुए कहा, वरद, आप हमारे साथ जयपुर चल रहे हैं। कल आस्था को लेकर आप मुंबई आएंगे और अगले हफ्ते लंदन। हमने सारी व्यवस्था करवा दी है। वरद चौंक गया और उसने सवाल किया, लंदन? वो भी अगले हफ्ते? हम तो अगले महीने जाने वाले थे, फिर अचानक अभी क्यों? और आस्था को मुंबई क्यों लाना है? क्या वो जाने तक आपके साथ नहीं रहने वाली? एकांश के लिए यह कहना बहुत कठिन हो रहा था। उसने भारी मन से जवाब दिया, नहीं, वो कल ही आपके साथ मुंबई आएगी। वरद ने उसकी आंखों में छिपी तकलीफ को भांप लिया और धीरे से पूछा, कुंवर सा, क्या आप उसके बिना रह पाएंगे? एकांश की आंखें नम हो गईं। उसने भर्राई आवाज में कहा, नहीं, नहीं रह पाएंगे। इसीलिए तो आपको उसके साथ भेज रहे हैं। आप उसका ख्याल रखना और हमें उसके हर पल की खबर देते रहना। वरद को उसे
व्यथा समझ आ रही थी, इसलिए उसने एकांश को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। उधर पैलेस में आस्था ने सुबह से एकांश को नहीं देखा था, इसलिए उसने अजिंक्य जी से पूछा, बाबा साहब, कुंवर जी कहाँ हैं? हमें सुबह से दिखाई नहीं दिए। अजिंक्य जी को एकांश ने पहले ही बता दिया था कि वो आस्था को कल मुंबई और अगले हफ्ते लंदन भेज रहा है। उन्होंने शांति से कहा, वो बाहर गए हैं आस्था, आप बैठिए और नाश्ता कीजिए। आस्था उसके बिना बताए जाने से नाराज हो गई और बोली, वो हमसे मिलकर क्यों नहीं गए? अजिंक्य जी ने उसे समझाते हुए कहा, कोई जरूरी काम होगा आस्था, वो आ जाएंगे, आप नाश्ता कीजिए। आस्था उनके कहने पर बैठ तो गई, लेकिन उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था। मुश्किल से 2 निवाले खाकर वो उठी और बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत रोना आ रहा था और वो रोते हुए बिस्तर पर लेट गई। तभी रुद्र ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, छोटी सी भाभी सा, दरवाजा खोलिए। ऐश्वर्या ने रुद्र को धमकी देते हुए कहा, रुद्र वो पहले से परेशान है, अगर उसे और परेशान किया तो हम आपको थप्पड़ मारेंगे। उत्तरा और स्वप्न भी रुद्र को घूर कर देख रहे थे। रुद्र ने मासूमियत से कहा, हम कहाँ परेशान कर रहे हैं? स्वप्न ने उसे आगे बोलने से पहले ही मुक्का दिखाया और कहा, चुप, वरना। उत्तरा ने एक बार फिर आवाज लगाई, भाभी साहब दरवाजा खोलिए। आस्था ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर सब दंग रह गए। आस्था की नाक और गाल रोने की वजह से लाल हो चुके थे और आंखें आंसुओं से भरी थी। रुद्र ने परेशान होकर पूछा, आप रो क्यों रही हैं भाभी साहब? आस्था रोते हुए उसके गले लग गई और सिसकते हुए बोली, रुद्रदा। रुद्र की आंखें भी नम हो गईं। उसने पूछा, क्या हुआ भाभी साहब, हमें बताइए। आस्था की आंखों के सामने फिर से कुणाल का चेहरा आ गया और उसने कहा, दा, कल। उत्तरा और बाकी सब भी बहुत परेशान हो गए। उत्तरा ने पूछा, कल क्या हुआ भाभी साहब? आप तो भाई साहब के साथ थी, फिर क्या बात हुई? आस्था ने रोते हुए कुणाल की सारी बदतमीजी के बारे में बताया। नहीं, कुंवर जी आए ही नहीं थे, कल कुणाल ने। स्वप्न को कुणाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, आपने कल ही क्यों नहीं बताया? हमसे नहीं तो भाई साहब से ही कह दिया होता। आस्था को अब भी सिर्फ एकांश की ही चिंता थी। उसने रोते हुए कहा, हम उनके पास गए थे, लेकिन वो बहुत परेशान थे। दी, कुछ तो हुआ है, आज भी वो बिना बताए चले गए। उसे कुणाल की बल्कि एकांश के इस तरह चले जाने से ज्यादा दुख हो रहा था। रुद्र ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली और कहा, हम उस कुणाल को छोड़ेंगे नहीं। ऐश्वर्या ने उसे शांत करने की कोशिश की। शांत हो जाओ रुद्र, पहले हम बड़ों को बताते हैं, फिर अजिंक्य काका सा जो कहेंगे वही करेंगे। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को कुणाल की हरकत के बारे में बता दिया। आस्था रोते हुए सिर झुकाकर खड़ी थी। अजिंक्य जी ने प्यार से आस्था के सिर पर हाथ रखा और पूछा, आस्था, आपने पहले क्यों नहीं बताया बेटा? आस्था सिसकते हुए बोली, हम डर गए थे। कुणाल उत्तराधि के देवर हैं, हमें लगा कि शायद। बाबा साहब, कुंवर जी भी यहाँ नहीं है, उन्हें क्या हुआ है? वो बहुत परेशान है। दादा साहब ने गुस्से में मिस्टर राजपूत को फोन किया और पूरी फैमिली के साथ तुरंत पैलेस बुलाया। उन्होंने कहा, हम अभी राजपूत जी से बात करते हैं, कुणाल को उसकी गलती की सजा मिलकर ही रहेगी। थोड़ी देर में दुष्यंत राजपूत अपनी पत्नी करण, रेवा और कुणाल के साथ वहां पहुंचे। रेवा और कुणाल अंदर आने से कतरा रहे थे, पर अपने पिता के सामने उनकी एक न चली। उन्हें डर था कि कहीं एकांश या आस्था ने सबको सच न बता दिया हो। दुष्यंत जी, उनकी पत्नी और करण वहां आस्था को रोता देख हैरान थे। दुष्यंत राजपूत ने पूछा, अखिलेश जी, क्या बात है? आपने इस तरह हमें यहाँ क्यों बुलाया? दादा साहब गुस्से में गरजे, वजह ही ऐसी है कि हमें आपको बुलाना पड़ा। ये हमसे पूछने के बजाय आप अपने बेटे कुणाल से पूछिए। कुणाल का नाम सुनकर रेवा ने थोड़ी राहत महसूस की। दुष्यंत जी ने कुणाल को घूरते हुए कहा, कुणाल, अब क्या किया है तुमने? वह उसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थे। कुणाल हकबकाते हुए बोला, नहीं डैड, कुछ नहीं, हमें नहीं पता कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। अजिंक्य जी ने कुणाल के परिवार को उसकी पूरी करतूत बताई और कड़क आवाज में कहा, झूठ मत बोलिए कुणाल, हमें आस्था ने सब बता दिया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ बदतमीजी करने की? कुणाल ने बड़ी बेशर्मी के साथ सारा इल्जाम आस्था पर मरते हुए कहा, डैड, ये लड़की झूठ बोल रही है, हमने कुछ नहीं किया, बल्कि यही हमसे करीब आने की कोशिश करती है। आस्था बुरी तरह डर गई और रोते हुए रुद्र का हाथ पकड़कर बोली, नहीं बाबा ये सच नहीं है। रेवा ने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, झूठ मेरा भाई नहीं बल्कि आप बोल रही हैं। आस्था की आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। वो हकलाते हुए बस इतना ही कह पाई, नहीं रुद्रदा, बाबा सा, दादी सा, आप, हम नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। रेवा ने अपनी बात जारी रखी और नफरत भरे स्वर में बोली, डैड, ये लड़की ही घटिया और झूठी है। पहले इसने अपने रंग को लेकर झूठ बोला और अब ये तो किसी भी लड़के के साथ घूमती रहती है। रेवा की बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स को गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि दुष्यंत जी और करण भी उसकी इन बातों से बेहद नाराज थे। रुद्र ने गुस्से में रेवा को टोकते हुए कहा, खामोश हो जाइए, आपकी हिम्मत कैसे हुई इनके बारे में ऐसा कुछ भी बोलने की? स्वप्न ने भी जलती निगाहों से रेवा की ओर देखा और कहा, मिस रेवा, शायद आपको अपने भाई की हरकतों और उसके चरित्र के बारे में पता नहीं है, तभी आप ये सब बोल रही हैं। तभी एकांश और वरद मुंबई से लौट आए। अपने सामने सबको इस तरह खड़ा देख एकांश ने सवाल किया, यहाँ क्या चल रहा है? आस्था ने जैसे ही उसे देखा वो दौड़ कर आई और उससे लिपट गई। आस्था रोते हुए हिचकियां लेने लगी, हमने हमने कुछ नहीं किया कुंवर जी, वो हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, आपको हम पर भरोसा है ना? एकांश को उसकी ये हालत देखकर सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने खुद को शांत रखा। उसने आस्था को खुद से थोड़ा अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। एकांश ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, रोइए मत, हमें आप पर पूरा भरोसा है आस्था। आस्था एक बार फिर उससे लिपट गई। कुंवर जी, एकांश ने इशारे से रुद्र को सारी बात बताने के लिए कहा। जैसे ही रुद्र ने सब कुछ बताया, एकांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने एक जलती हुई निगाह सब पर डाली, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई। आस्था ने लिपटते हुए फिर वही सवाल किया, कुंवर जी, आपको भरोसा है ना? एकांश की नजरें जो अभी गुस्से से भरी थीं, आस्था के लिए एकदम शांत और प्यार भरी हो गई। उसने कहा, हाँ,
हमने कहा ना कि हमें आप पर भरोसा है। उसने आस्था को खुद से अलग किया और प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आस्था जाइए और जाकर फ्रेश हो जाइए, हम थोड़ी देर में आकर आपसे मिलते हैं। आस्था की आंखों में अब भी नमी थी। उसने मासूमियत से पूछा, आप आएंगे ना? एकांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेशक जरूर आएंगे। उसने दाई माँ को उसे ले जाने को कहा और जब तक आस्था आंखों से ओझल नहीं हो गई वो उसे खामोशी से देखता रहा। वो नहीं चाहता था कि आस्था उसका भयानक गुस्सा देखे। जैसे ही आस्था अंदर गई, एकांश ने कुणाल के मुंह पर इतनी जोर से तमाचा मारा कि वो सीधा जमीन पर जा गिरा। उसके होंठ और मुंह से खून निकलने लगा। एकांश ने कुणाल की कॉलर पकड़कर उसे उठाया और एक और थप्पड़ जड़ते हुए गर्जना की, हिम्मत कैसे हुई आपकी उन्हें हाथ लगाने की, बोलिए। वहां मौजूद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि एकांश के इस रौद्र रूप का सामना कर सके। कुणाल ने फिर भी गिरने के बाद किसी तरह कहा, वही झूठ बोल रही है। दुष्यंत जी ने कुणाल को बुरी तरह लताड़ते हुए कहा, बस कीजिए कुणाल, और कितना झूठ बोलेंगे? आपको क्या लगा कि हमें आपकी आदतों का पता नहीं है? तभी रेवा ने व्यंग करते हुए कहा, डैड अगर कुणाल झूठा है तो सच्चे कुंवर सा भी नहीं है। आपको पता है ये लड़की कौन है? आपके कुंवर सा ने अपने से 8 साल छोटी लड़की से शादी की है। लड़की नहीं बच्ची कह सकते हैं। दुष्यंत जी ने उसे चौंकाते हुए जवाब दिया, और इससे आपको क्या रेवा? आपको क्या लगता है कि हमें इस बारे में पता नहीं है? एकांश ने अपनी बात साफ करते हुए कहा, मिस रेवा, हमने अपने और आस्था के रिश्ते के बारे में उन्हें पहले ही बता दिया था और फिक्र मत कीजिए, उन्हें आपके बारे में भी सब पता है, हर वो बात जो आपने हमसे कही थी। ये सुनकर रेवा के पसीने छूट गए। वो हकबकाते हुए बोली, डैड वो। लेकिन दुष्यंत जी ने उसे हाथ दिखाकर खामोश कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी, हम आप सभी से अपने दोनों बच्चों की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो जानते थे कि एकांश से दुश्मनी उन्हें बिजनेस और राजनीति दोनों में भारी पड़ेगी, लेकिन एकांश ने तुरंत उनके हाथ थाम लिए। एकांश ने रेवा और कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, गलती आपकी नहीं बल्कि किसी और की थी। दुष्यंत जी ने दादासा से कहा, प्रताप जी मेरे करण की इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे उम्मीद है कि इन दोनों की सजा उसे नहीं मिलेगी। दादासा ने शांति से जवाब दिया, आप बेफिक्र रहिए, बस एक बात है, अगर हो सके तो कुणाल को यहाँ से दूर रखिए, अब हम उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुष्यंत जी ने उनकी बात मान ली और अपने परिवार को लेकर वहां से चले गए। अजिंक्य जी ने एकांश से कहा, एकांश जाकर आस्था को देखिए, वो आपके बाहर जाने से बहुत परेशान थी। एकांश तुरंत आस्था के कमरे की ओर चल दिया। आस्था वहां बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही एकांश ने उसे पुकारा, वो दौड़ कर आई और उसके गले लग गई। एकांश ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, आई एम सॉरी आस्था। आस्था ने चौंक कर उसे देखा तो एकांश बोला, नहीं सॉरी आपको नहीं, हमें बोलना चाहिए, हमें कल रात ही आपकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। आस्था ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, कुंवर जी हमें और भी कुछ कहना है। एकांश ने पूछा, जी कहिए। एकांश की गहरी नजरें आस्था को बेचैन कर रही थी। वो झेपते हुए बोली, वो हमें भूख लगी है। वो उससे अपने दिल की बात कह ही नहीं पाई। एकांश ने हैरानी से दोहराया, भूख? आस्था ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, हमने रात को खाना नहीं खाया और सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, अब तो लंच का वक्त भी निकल गया। एकांश मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। आस्था आप भी ना, रुकिए हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। आस्था ने उसे पीछे से गले लगा लिया और कहा, मत जाइए ना। एकांश ने पलटकर कहा, लेकिन आपको भूख लगी है, हम खाना लेकर आते हैं। आस्था ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए जिद की, प्लीज कुंवर जी हमें छोड़कर मत जाइए। एकांश ने उसे सोफे पर बिठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। आस्था फिर से उसकी बाहों में सिमट गई। एकांश ने फोन करके खाना मंगवा लिया और धीरे धीरे आस्था के बालों में हाथ घुमाने लगा। वो बस उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। थोड़ी ही देर में वरद, ऐश्वर्या, उत्तरा, रुद्र और स्वप्न खाना लेकर वहां पहुंचे तो कमरे का नजारा देखकर वहीं रुक गए। एकांश ने फोन करके आस्था के लिए खाना मंगवा लिया था और धीरे धीरे आस्था के बालों में हाथ घुमाने लगा। वो बस उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। थोड़ी ही देर में वरद, ऐश्वर्या, उत्तरा, रुद्र और स्वप्न खाना लेकर वहां पहुंचे तो कमरे का नजारा देखकर वहीं रुक गए। एकांश ने आस्था को उठाने की कोशिश की। आस्था। आस्था ने नींद में ही उसके सीने पर अपना सिर टिकाया और उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, सोने दीजिए ना कुंवर जी। एकांश ने इशारे से सबको जाने को कहा। उसने आस्था को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। वो खुद भी उसके बाजू में लेट गया क्योंकि वो भी सफर और इन सब परेशानियों की वजह से बहुत थक चुका था। आस्था बेफिक्र होकर सो रही थी। एकांश की मौजूदगी से उसे बहुत राहत महसूस हो रही थी। उसे पता था कि उसके कुंवर जी उसे कुछ नहीं होने देंगे। एकांश न जाने कितनी देर उसके पास लेटे हुए उसे निहारता रहा। उसने मन ही मन कहा, जान, आप हमारी जान ही तो हैं, तभी तो आपके जाने के ख्याल से ही हमारे प्राण निकल रहे हैं। पता नहीं आपसे इतनी मोहब्बत कब हो गई। मैं जानता हूँ कि आप भी हमसे प्यार करती हैं, लेकिन शायद आप अभी इन भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाती। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप हैं ही इतनी मासूम और इन एहसासों से बहुत दूर। एकांश उसकी मासूमियत को महसूस करते हुए सोचने लगा, आपकी इसी सादगी से तो हमें मोहब्बत हुई है आस्था, और शायद इसी वजह से हम दूर भी हो रहे हैं। आपको मजबूत होना होगा, बहुत मजबूत। हर बात रोने से हल नहीं होती। आपके आंसू देखकर हर कोई आपका फायदा उठाना चाहेगा और हर बार हम, रुद्र या कोई और आपको बचाने नहीं आएगा। अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी है। अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आपको कोई हरा न सके। अपनी एक ऐसी पहचान बनाइए जिससे कोई भी आप पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे। एकांश ने एक संकल्प के साथ खुद से कहा। वो आगे सोचने लगा, हम आपको लंदन, रेवा या किसी और की वजह से नहीं भेज रहे, बल्कि इसकी मुख्य वजह आप खुद हैं। हम आपको आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं, जो अपने लिए खुद बोले, न कि डर कर हमारा सहारा लेकर चुप बैठ जाए। हमें यकीन है कि हमें बहुत जल्द एक आत्मविश्वास से भरी आस्था मिलेगी, इसलिए हमें आपसे दूर रहना भी मंजूर है। मुझे पता है कि आप नहीं मानेंगी और रोएंगी, लेकिन हमें अपने दिल को पत्थर बनाना ही होगा। आई लव यू आस्था, मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूँ। एकांश अपने जज्बात जाहिर कर रहा था, लेकिन आस्था सुखद सपनों में खोई सो रही थी।
एकांश ने धीरे से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और अपना हाथ उसके गालों पर रखकर सहलाने लगा। उन कोमल गालों का स्पर्श उसे बहुत सुकून पहुंचा रहा था। उसने धीरे से अपना अंगूठा उसके होठों पर फेरा और झुककर हल्के से अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। उसे अपने पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ती महसूस हुई और एक अलग ही रोमांच का अनुभव हुआ। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, सिर्फ कुछ समय की बात है जान। जब आप वापस आएंगी तब हम आपको एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करेंगे। हम आपको इतना प्यार करेंगे कि आप इस दूरी को भी भूल जाएंगी। हम उस हर पल को जिएंगे जो अब तक नहीं जी पाए। सच में हम आपको पूरी तरह अपने रंग में रंगना चाहते हैं और आप में समा जाना चाहते हैं। इसीलिए हमें ये जुदाई भी मंजूर है। एकांश ने काफी देर तक उसके माथे को चूमा। जैसे ही उसे लगा कि अब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा, वो वहां से उठकर चला गया। एकांश के बुलाने पर सभी सदस्य कुछ ही देर में हॉल में इकट्ठा हो गए। वे सब एकांश के इस तरह अचानक बुलाने पर हैरान थे और सबकी आंखों में कई सवाल थे। मृणाल जी ने चिंता से पूछा, एकांश, आस्था कैसी है? एकांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वो ठीक है बड़ी माँ, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उत्तरा ने बीच में ही पूछा, भाई साहब, उससे पहले ये बताइए कि रेवा ने क्या किया है? हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। उत्तरा के कहने पर एकांश ने रेवा की कही सारी बातें सबको बता दी। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुखी होकर कहा, भाई साहब, मेरा यकीन कीजिए, हमने हमेशा उन्हें अपनी बहन ही माना है। हमने कभी रेवा की बातों के लिए वो खुद को कसूरवार समझ रहा था। एकांश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया, रुद्र, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्या हम आपको नहीं जानते? हमें आप पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर रुद्र ने भावुक होकर उसे गले लगा लिया। उत्तरा भी रोते हुए उसके गले लग गई और बोली, नहीं रुद्र, इसमें आपकी नहीं बल्कि हमारी गलती है। अगर हमने करण से शादी का फैसला न लिया होता तो वो रेवा यहाँ आती ही नहीं। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब। एकांश ने सबको समझाते हुए कहा, उत्तरा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलत है तो वो रेवा है, जो आप सबके इस पवित्र और साफ रिश्ते को नहीं समझ पाई। मृणाल जी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कुंवर साहब, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? उन्हें एकांश का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था। एकांश कुछ पल के लिए खामोश हो गया, जैसे शब्द बटोर रहा हो। बड़ी माँ, वो सुनीता जी परेशान होकर बोली, वो क्या कुंवर साहब, बताइए, हमें डर लग रहा है। एकांश ने एक गहरी सांस ली और घोषणा की, हम आस्था को लंदन भेज रहे हैं। मृणाल जी चौंक गई, क्या? कुछ भी मत कहिए कुंवर साहब। सुनीता जी ने भी विरोध करते हुए कहा, उस रेवा की गलती की सजा हमारी बच्ची को क्यों? नहीं कुंवर साहब, हम आपका यह फैसला नहीं मानेंगे। अनीता जी ने भी गुस्से में अपनी बात जोड़ी, हाँ कुंवर साहब, आप जानते हैं ना कि आस्था कितनी घबराती है। उसकी हालत तो आज ही आपने देखी, फिर भी आप उसे अकेले इतनी दूर लंदन भेज रहे हैं। एकांश ने दृढ़ता से जवाब दिया, यही वजह है उन्हें यहाँ से भेजने की। वो कब तक हम पर, रुद्र पर या किसी और पर निर्भर रहेंगी? उन्हें भी तो अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। मृणाल जी ने फिर सवाल किया, लेकिन इतनी दूर क्यों? तभी दादी सा ने हल्के गुस्से में मृणाल, अनीता और सुनीता जी से कहा, बस कीजिए आप तीनों। मृणाल जी ने टोकना चाहा, लेकिन दादी सा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, मृणाल बस, कुंवर सा ने जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। आस्था सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि हमारी कुंवर रानी सा है। अगर वो खुद के लिए ही आवाज नहीं उठा सकती तो दूसरों के लिए कैसे लड़ेंगी? आगे ये सारी जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी है। कुंवर सा, आपका उन्हें दूर भेजने का फैसला बिल्कुल सही है। दादी सा ने एकांश के सिर पर हाथ रखकर अपना समर्थन दिया। दादी सा ने एकांश के सिर पर हाथ रखकर आस्था को लंदन भेजने का अपना समर्थन दे दिया था। मृणाल जी और बाकी सबको भी अब आस्था का जाना ही ठीक लग रहा था। उन्होंने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रही हैं माँ, कुंवर सा का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। तभी आस्था जल्दी से दौड़कर नीचे आई और हैरानी से पूछा, कुंवर जी, कौन कहाँ जा रहा है? कैसा फैसला? सब खामोश होकर उसकी ओर देखने लगे। आस्था को बुरा लग रहा था कि वह इतनी देर तक सोती रही, इसलिए उसने मासूमियत से होठों का पाउट बनाया और सबकी ओर देखते हुए कहा, सॉरी सॉरी, हम लेट हो गए, लेकिन पता नहीं हमें इतनी नींद कैसे आ गई। एकांश फिलहाल उसे कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बात टालते हुए कहा, आस्था, चलिए डिनर करते हैं, आपको भूख लगी थी ना? आस्था ने चहकते हुए जवाब दिया, बहुत भूख लगी है कुंवर जी, लेकिन पहले बताइए कौन कहाँ जा रहा है? जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसे लगा शायद वरद जा रहा है। उसने वरद की ओर देखकर कहा, ओ नो दादा, आप मुंबई वापस जा रहे हैं क्या? लेकिन आप तो आज ही आए हैं और आज ही जा रहे हैं, मत जाइए ना कुंवर जी, आप कहिए ना इन्हें। वरद ने उसे सच्चाई बताते हुए कहा, पिल्लू, सिर्फ हम नहीं, तुम भी हमारे साथ आ रही हो। आस्था पहले तो खुश हो गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोली, सच? नहीं दादा, हम मुंबई नहीं आ रहे हैं, हम सबसे दूर नहीं रह सकते। इससे अच्छा है कि आप ही यहाँ सेटल हो जाइए, कितना मजा आएगा। एकांश ने उसकी आंखों में देखते हुए साफ शब्दों में कहा, आस्था, आप मुंबई नहीं लंदन जा रही हैं, आगे की पढ़ाई के लिए। आस्था को कुछ समझ ही नहीं आया, वो सुन्न सी रह गई। एकांश ने किसी तरह खुद को संभालते हुए दोबारा कहा, आप लंदन जा रही हैं? आस्था की आंखें तुरंत भर आईं और उसने रुआंसे स्वर में पूछा, क्यों क्यों कुंवर जी? एकांश ने उसका हाथ पकड़कर चलने का इशारा किया और कहा, पढ़ाई के लिए आस्था, अब चलिए डिनर करते हैं, आपको भूख लगी थी ना? आस्था ने झटके से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ा लिया और जिद पर अड़ गई, हमें नहीं जाना। एकांश ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, आप जा रही हैं और ये आखिरी फैसला है, अब चलिए खाना खाइए। आस्था जोर से चीख पड़ी, नहीं खाना है हमें और हम नहीं जा रहे हैं। वो दौड़कर रुद्र और स्वप्न के पास गई और उम्मीद से पूछा, दा भाई साहब, आप कहिए ना। लेकिन उन्होंने खामोशी से अपनी नजरें फेर ली। आस्था ने अब ऐश्वर्या और उत्तरा की ओर देखा, दी माँ, आप तो उनसे कहिए।
लेकिन वहां भी उसे खामोशी के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। वो बुरी तरह टूट गई और अजिंक्य जी का हाथ थामकर आंसू भरी नजरों से सबकी ओर देखने लगी। दादा, दादी सा, बाबा सा, काका सा, आप बोलिए ना कुंवर जी को। अजिंक्य जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और भारी मन से कहा, एकांश सही है आस्था, आपको जाना होगा। आस्था ने गुस्से में उनका हाथ झटक दिया और चीख कर कहा, हमें नहीं जाना। एकांश ने उसे डांटते हुए कहा, आस्था तमीज से पेश आइए, आप जा रही हैं वो भी कल, तो रोना बंद कीजिए और खाना खाकर पैकिंग कीजिए। आस्था रोते हुए उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। एकांश को वहां एक पल भी रुकना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि आस्था के आंसू उसके दिल को छलनी कर रहे थे। वो बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। आस्था तुरंत अजिंक्य जी के पास आई और माफी मांगते हुए बोली, कुंवर जी, सॉरी बाबा साहब, हमने जानबूझकर आपका हाथ नहीं हटाया। कुंवर जी को कहिए ना, हमें नहीं जाना। उसकी वैसी हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। आस्था रोते हुए जमीन पर बैठ गई और गुहार लगाने लगी, प्लीज कहिए ना कोई तो। रुद्रदा! दादी सा ने उसके सिर पर हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, आप जा रही हैं आस्था, और ये फैसला नहीं बदलेगा। आस्था उनसे लिपट कर रोने लगी, पर दादी सा ने उसे समझाते हुए कहा, आस्था बस कीजिए, एकांश अपना फैसला नहीं बदलेंगे। आस्था ने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं दादी सा, वो बदलेंगे, हम कहते हैं उन्हें। वो जल्दी जल्दी एकांश के कमरे की ओर भागी। कमरे का दरवाजा बंद देखकर उसने दस्तक दी, कुंवर जी दरवाजा खोलिए। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एकांश की खुद की हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ बोल पाता। आस्था वहीं दीवार से टिक कर बैठ गई और सिसकते हुए बोली, ठीक है, मत खोलिए, हम यहीं बैठेंगे जब तक आप हमसे बात नहीं करते। उसने अपना सिर घुटनों पर रख लिया। अंदर एकांश भी फर्श पर बैठकर अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। न जाने कितना वक्त बीता, पर आखिर में एकांश ने हार मान ली और दरवाजा खोल दिया। आस्था ने बैठे बैठे ही उसकी ओर देखा और कहा, हमें नहीं जाना। उसका सूजा हुआ चेहरा और लाल आंखें देखकर एकांश का दिल भर आया। उसने आस्था को अपनी गोद में उठाया और कमरे के अंदर ले आया। एकांश ने उसे सोफे पर बिठाया और पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, पानी पीजिए। आस्था ने ना में सिर हिलाया और रोते हुए फिर वही बात दोहराई। एकांश खुद गहरे दर्द में था, फिर भी उसने सख्ती दिखाई और कहा, आस्था आप जा रही हैं, पहले पानी पीजिए, आपको भूख भी लगी थी। उसने खाना मंगवाने के लिए फोन उठाया। आस्था ने उसके हाथ से मोबाइल छीन कर फेंक दिया और उसके हाथ थाम कर बोली, कुंवर जी प्लीज हमें खुद से दूर मत कीजिए। एकांश ने बिना किसी भाव के कहा, आपको जाना होगा आस्था, और ये हमारा आखिरी निर्णय है। आस्था ने खुद को उसकी बाहों में छिपा लिया और सिसकते हुए कहा, नहीं जाना है हमें, कहीं नहीं जाना, समझे आप। एकांश बस खामोश खड़ा रहा और कुछ पल बाद बोला, कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट है, ड्राइवर आपको और वरद को एयरपोर्ट छोड़ आएगा। आस्था ने सिर्फ उसकी ओर बेबसी से देखा तो एकांश ने रुखाई से कहा, अपना सामान पैक कर लीजिए, आपके दस्तावेज हमने कॉलेज से ले लिए हैं, ध्यान रखिएगा कि कुछ छूट ना जाए। आस्था का रो रो कर बुरा हाल था। उसने तड़प कर कहा, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें रोक लीजिए ना। लेकिन एकांश पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। वह पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा, जैसे उसे वाकई कोई फर्क न पड़ रहा हो। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल